है सर। एक ठंड में थोड़ा जैसे प्रैक्टिस में थोड़ी कठिनाई तो आती है। Exactly. मतलब ज्यादातर हरियाणवी गाने ही सुनते हैं, बेस वाले नो मतलब अलग ही। जिसे सुनने के बाद एक अलग एनर्जी, एक अलग पावर मिल जाए। हाँ, गाने सुनने के बाद 10-15 डबल फालतू लग जाए। डीपी वगैरह थे वो बोलने लगे कि भाई प्राइमरी लेवल के अंडर 14 ऐसे गेम होते हैं जोन लेवल के, तो हम भी लगे खेलने। हमको ही मजा आता था कि भाई स्कूल की छुट्टी लाग गई, अपना उड़ा चले गए, 4-5 दिन स्कूल से गायब रहते थे। पढ़ लिख ले और अपना गेम कर बस, और तेरे लिए कोई काम नहीं घर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी स्पोर्ट्स लाइव और एबीपी लाइव, और फिलहाल हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे आप तो अच्छे से वाकिफ होंगे क्योंकि मैच पर जिस तरीके का आशु का प्रदर्शन रहा है, किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं। हमारे साथ मौजूद दबंग दिल्ली केसी के यहाँ पे खिलाड़ी और बेहतरीन रेडर। जिस तरीके का प्रदर्शन चल रहा है इस पीकेएल 10 में, बहुत शानदार है। आशु, कैसा चल रहा है? बहुत ज़्यादा सवालों में घुसने से पहले मैं तो यही पूछूंगा, दिल्ली की ठंड कैसा स्वागत कर रही है आपका? हाँ, दिल्ली में सर अभी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और अभी चेन्नई से आए थे तो वहाँ पे थोड़ा मतलब मौसम, वहाँ पे थोड़ा गर्म मौसम था। इधर बहुत ज़्यादा ठंड है, वहाँ वो देखते हुए बहुत ठंड है। और जिस तरीके का ट्रैवलिंग है पूरे पीकेएल 10 में, बहुत सारे मैचेस, बहुत जगह स्टेट्स में आना जाना। अब दिल्ली में आए हैं हम, जहाँ पे मौजूद है, स्विमिंग पूल हमारे पीछे है, लेकिन हम जाने का भी मन नहीं कर रहा हूँ। जिस तरीके की ठंड ट्रीट कर रही है, अलग अलग ट्रैवलिंग, अलग अलग मौसम, इस चीज़ में अपनी फिटनेस को बरकरार रखना, अपनी बॉडी को उस कंडीशंस में अकोमोडेट करना कितना मुश्किल होता है खिलाड़ियों के लिए? सर, एक ठंड में थोड़ा जैसे प्रैक्टिस में थोड़ी कठिनाई तो आती है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी मतलब सुबह शाम प्रैक्टिस करते हैं हम, दिन में 2 बार करते हैं कि एक टाइम मैट रहता है, एक टाइम ग्राउंड की ट्रेनिंग। अब ठंड हो रही है ज़्यादा तो एक टाइम जिम होती है, यही होटल में ही हो जाए। तो मतलब परेशानी तो है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि प्रैक्टिस तो देख करनी पड़ेगी। बिल्कुल, प्रैक्टिस तो के बहुत जरूरी है। फिट रहने के लिए तो बहुत ज़रूरी है। आपने अभी जिमिंग की बात की कि जिम जाते हैं, ये करते हैं। ठंड में जिम जाने का मन करता है अगर सुबह मॉर्निंग सेशन लग जाए? सर, जिम का ये है ना कि अगर होटल से बाहर कहीं दूर है ना जिम, तो फर्क पड़ता है। लेकिन अगर होटल में ही जिम है तब तो तो उसके लिए कोई वो इतनी बस थोड़ा मुश्किल सा नहीं स्ट्रगल वो नींद हाँ, से उठने में होता होगा, अदरवाइज बाकी तो फिर चलो ठीक है। एक बार जिम चलेगा तो एनर्जी पूरी आ जाती है। हाँ, ऐसा। आशु जिम में जाते हैं, गाने सुनते हैं? बिल्कुल सर, गाने। कौन से गाने सुनते हैं आशु? क्योंकि जहाँ से आते हैं आशु, वहाँ पे तो गानों का बड़ा क्रेज और बड़े एनर्जेटिक गाने रहते हैं। गाने तो सर हम हरियाणवी गाने सुनते हैं सारे। ये अपने MD KD के बहुत से गाने हैं, और भी मतलब ज्यादातर हरियाणवी गाने ही सुनते हैं, बेस वाले नो मतलब अलग ही। जिसे सुनने के बाद एक अलग एनर्जी, एक अलग पावर मिल जाए। हाँ, गाने सुनने के बाद 10-15 डबल फालतू लग जाए। गाने सुनने के बाद 10-15 डंबल ऐसे ही मजाक में लग जाते हैं, ये आशु बता रहे हैं। और देखिए, अगर आपको आशु जैसी फिटनेस, ऐसी फुर्ती मैट पे चाहिए तो आप गाने सुन के, मुझे लगता है कि आप प्रैक्टिस करिए, शायद ज्यादा बेहतर। आशु, एक बार अब अपनी स्टार्टिंग करियर के बारे में अगर बताइए, क्योंकि देखिए बहुत सारे युवा खिलाड़ी जो आपको, बच्चे हैं जो आपको फॉलो कर रहे हैं, पीकेएल में देख रहे हैं, उनको बताइए वो जर्नी शुरू कहाँ से हुई, गांव से शुरू हुई थी और आज प्रोफेशनल कबड्डी में आए और नाम कमाना। सर, करियर की स्टार्टिंग जैसे बचपन में जब छोटे छोटे थे, जब गांव में मतलब ग्राउंड चलते थे कबड्डी के, सीनियर्स खेलते थे। हम घर वाले बोलते थे कि मतलब तू भी भाई ग्राउंड की तरफ चला जा अगर थोड़ी देर। तो हम ऐसे ही बहुत बच्चे थे, मतलब मेरे मेरे आने मेरी उम्र के, तो सभी जाते थे वहाँ पे। तो जैसे 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 हम भी फिर धीरे धीरे खेलना स्टार्ट कर दिया कबड्डी। उस टाइम पे वो स्पैट वगैरह चालू थे, उसमें 7-8 चीज़ें थी वो क्लियर करनी होती थी। और फिर स्कूल में फिर वो कोच डीपी वगैरह थे, वो बोलने लगे कि भाई प्राइमरी लेवल के अंडर 14 ऐसे गेम होते हैं जोन लेवल के, तो हम भी लगे खेलने। और कुछ स्कूल से बचने के लिए खेलने जाते, छुट्टी लगती मैंने थी। यही, अभी मैं इस पे आ ही रहा था, आपने ये सब बताया, चलिए ठीक है, वहाँ सीनियर्स वगैरह खेल रहे हैं, उनको देख के आपने कबड्डी में जाना शुरू किया। लेकिन हाँ। एक स्टेटमेंट में आपका पढ़ रहा था कि स्कूल में जो पढ़ाई होती है, थोड़ा सा उससे बचने के लिए, जैसे बच्चे बंक कर देते हैं, कोई और स्पोर्ट्स, आशु स्कूल की पढ़ाई से बचने के लिए कबड्डी खेलने चले जाते थे। हाँ, वो ना जैसे जो जोन होते थे ना, वो मतलब 4-5 दिन चलते थे। तो मतलब हमको मजा आता था कि भाई स्कूल की छुट्टी लाग गई, अपना उड़ा चले गए, 4-5 दिन स्कूल से गायब रहते थे। तो इसके लिए मतलब कुछ ये भी था कि इसके लिए भी फिर धीरे धीरे थोड़ा रोमांच बढ़ने लगा, खेलने लगे। फिर नेशनल्स वगैरह खेल ली 14 की, ऐसे ऐसे करके फिर प्रो कबड्डी स्टार्ट होगी 2014 में। तो फिर थोड़ा और मतलब घर वाले भी बोलने लगे भाई हाँ कबड्डी अच्छा गेम है। फिर घर वाला ने भी ठीक सपोर्ट की, कोई दिक्कत नहीं, तू खेल ले भाई, कोई बात नहीं।
फिर तो गेम पे ही फोकस किया, फिर जूनियर्स थे, जूनियर लेवल पे खेल ले, फिर 9 स्कूली 19 और फिर सीनियर में आ गए, ऐसे ऐसे करके करियर का स्टार्ट हुआ था। बिल्कुल। आशु, आपने बताया कि स्कूल में कबड्डी खेलने जाते थे दोस्तों के साथ, बंक मार देते थे, कभी इधर-उधर स्कूल की पढ़ाई से बचने, ये सब करता है कहीं न कहीं, कहीं न मायनों में। अब जब उन स्कूल वाले दोस्तों से मुलाकात होती है, वो तो हाँ। कहते हैं भाई तुम तो खेल के अब प्रो कबड्डी लीग खेल रहे हो। नहीं, हमारे साथ तुम भागा करते थे स्कूल उनमें से। से ही बहुत सारे ना साथ में अब तक खेलते थे। हुँ, उनमें कुछ तो जॉब लग गए पहले से ही, वो हुँ, साथ में नेशनल खेल लेते, तो वो पहले से अपना जो आर्मी वगैरह में लग गए। हुँ, कुछ का थोड़ा ही मतलब घर की स्थिति ऐसी थी कि भाई उनको गेम छोड़ना पड़ा, बिल्कुल। मतलब किसी का पापा नहीं था तो मतलब मजबूरी होगी, उन्होंने गेम छोड़ दिया। और अब साथ में तो सर कोई नहीं है शायद, सभी और तो सभी सेट हो गए लाइफ में, एक आध बचा हुआ है बस। एक आध आशु के दोस्त बाकी हैं। आशु, अपने परिवार की बात करी, आपने बताया कि धीरे-धीरे रोमांच बढ़ने लगा, तो फैमिली से भी वो सपोर्ट आया। आपने दोस्तों की बात करी। फैमिली का सपोर्ट एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में बहुत अहम रोल निभाता है। आशु की लाइफ में उनके फैमिली का सपोर्ट कैसा, और एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए फैमिली का योगदान, क्योंकि बैक एंड पे अगर आप देखें तो वो सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। वो आपकी रीढ़ की हड्डी, आपके करियर की रीढ़ की हड्डी, आपका परिवार ही है। कितना रहा है? सर जैसे जब मतलब मैंने खेलना स्टार्ट किया तब तो इतना स्पोर्ट नहीं था, कि जब तो यही बोलते थे कि भाई अपना पढ़ाई कर ले, कुछ नहीं है खेल वेल में, अपना पढ़ ले लिख ले। लेकिन फिर धीरे धीरे मैं फिर भी खेलता रहा, ऐसे ही नेशनल वगैरह खेली ना एक दो, तो फिर घर वाले भी मतलब समझने लग गए थे कि हाँ भाई ठीक खेल रहा है, मतलब गेम पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो फिर घर वाले ने फिर फुल सपोर्ट किया कि भाई हाँ किसी चीज़ की कमी नहीं, डाइट की, रेस्ट, फुल रेस्ट था, कोई दिक्कत नहीं थी। बस यही बोल दिया था कि भाई दो ही काम है, अपना पढ़ ले लिख ले, पढ़ लिख ले और अपना गेम कर बस, और तेरे लिए कोई काम नहीं घर में, अपना प्रैक्टिस कर और आराम से सो, कोई दिक्कत नहीं। दो ऐसी चीज़ें हैं आशु जो आपके करियर में शायद जब आप थोड़ा-सा पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको वो बहुत अहम लगेंगी, लगती भी होंगी, उनके बारे में जो आप सोचते होंगे। पहला, मैं बारी-बारी से आऊँगा। पहले हमें आप युवा कबड्डी सीरीज़ के बारे में बताएँ। कितना अहम योगदान रहा है आशु मलिक को आशु मलिक बनाने के लिए? सर युवा कबड्डी सीरीज थी, वो लीग स्टार्ट हुई थी जयपुर से हुई थी स्टार्ट, उससे पहले भी हुई थी के7 वगैरह। हाँ लेकिन जयपुर में युवा कबड्डी का पहला सीजन है जी। तो हमारी टीम थी पाई स्कूल के नाम से खेलते हैं हम, तो हमारी वही टीम थी सेम, उसमें मुरथल मैग्नेट के नाम पे। तो युवा कबड्डी का उस साल मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा एनवाईपी बच्चे लीग में युवा कबड्डी से आए हैं। तो उस साल हर टीम में कम से कम 3 या 4 बच्चे तो युवा कबड्डी उन्हीं टीमों में से आए हैं जो वहाँ चल रही थी जो। तो वो लीग बहुत सक्सेसफुल रही थी सर, उसमें ना मतलब बच्चों को बहुत मौका मिला था, एक अच्छा प्लेटफॉर्म था वो बच्चे को अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए कि वो क्या क्या कर सकता है। बिल्कुल। तो उसका बहुत योगदान रहा इस कबड्डी में। आपने न्यू यंग प्लेयर्स की बात करी, दबंग दिल्ली का भी न्यू यंग प्लेयर्स के उसमें, तो उसमें भी आप शामिल थे। उसका न्यू यंग प्लेयर का सर के7 सीरीज हुई थी ना एक बार गुड़गांव में, तो वहाँ पे मैं बेस्ट रेडर निकला था और साथ में कृष्ण डोल था, वो बेस्ट कैचर निकला था। तो कृष्ण कुमार हुड्डा कोच साहब थे जो, तो उन्होंने उसी टाइम पे एनवाईपी साइन करवाए थे हमारे कि भाई आ जा तो दबंग दिल्ली में एनवाईपी के लिए साइन कर जा। तो उसी टाइम पे हम एनवाईपी आए थे दबंग दिल्ली में। बस तब से दबंग दिल्ली का साथ बना हाँ हुआ हाँ है। तब से साथ बना हुआ सर दबंग दिल्ली का। और अब ऑक्शन में चले गए थे लेकिन फिर से वापसी होगी दबंग दिल्ली में, इसलिए बहुत खुश हुए वापसी। ऑक्शन में आप गए, उस वक्त आशु के दिमाग में क्या चल रहा था कि मतलब अब क्या दबंग दिल्ली के अलावा कोई और टीम हमें देखने को मिले, किसी और टीम की जर्सी? हाँ जब ऑक्शन में चले गए तो सर यही था कि पता नहीं कौन लेगा, कौन सी टीम लेगी, कौन सी टीम में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा ही था। लेकिन फिर तमिल थलाइवा ने की थी लास्ट बेटे, लेकिन फिर एफबीएम लगा दिया दबंग दिल्ली ने, तो और ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि पिछले 2 साल से उसी टीम के साथ हैं और 1 साल फिर मतलब वही स्पोर्ट्स स्टाफ और वही मैंने सब कुछ, तो बहुत खुश हुए। आशु पीकेएल 10 की बात करें, दबंग दिल्ली फिलहाल 7th पोजीशन पे हैं आप पॉइंट्स टेबल में। जो पिछला मुकाबला रहा, ड्रॉ खेल के आए हैं आप? हाँ ड्रॉ हो गया था सर। उस मुकाबले के बारे में हमें कुछ बताएं, और पीकेएल 10 में जो अभी तक टीम का जैसा प्रदर्शन रहा है, अभी फिलहाल 7वें पोजीशन पे आप बने हुए हैं, आगे के लेके रणनीति क्या है, तैयारी क्या है? सर रणनीति भी ये है कि एक तो सबसे पहले तो हमें मतलब प्लेऑफ्स में क्वालिफाई होना है बहुत ज़रूरी, और अब थोड़ा और
मतलब थोड़ा प्रेशर आया कि नवीन को इंजरी हुई है, मैचेस मतलब अब हमारे मैचेस टाइट लगेंगे सभी के साथ, तो प्रैक्टिस चल रही है दोनों टाइम, और कोच साहब भी थोड़ी स्ट्रेटजी बनाते हैं हर मैच के लिए। तो अब तो यही है कि अब यूपी के साथ मैच है कल, बिल्कुल, तो उसके लिए तैयारी चल रही है कि वो मैच जीतना है कल। बिल्कुल। आपने कोच साहब की बात की, रामवीर सर की, जिस तरीके की कोचिंग, जिस तरीके का कोचिंग एक्सपीरियंस उनके पास है, जिस तरीके का वो कोचिंग के लिए जो एक अनुभव चाहिए होता है, जिस तरीके से प्लेयर्स को ग्रूम करना होता है, रामवीर सर मतलब इतने सालों का अनुभव, इतने सालों का एक्सपीरियंस अगर आपकी टीम के साथ जुड़ा है, कितना मदद मिलता है? क्या कहते हो अपने खिलाड़ियों को हर मैच से पहले? सर एक तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कोच हैं, मतलब वो काफ़ी सालों से कबड्डी के लिए बने हुए हैं, बिल्कुल, और समझाते रहते हैं कोच साहब, उनके पास बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेटजी बनाते हैं हर मैच के लिए कि भाई इस टाइम पे ये इस रेडर को ये काम करना है, इस टाइम पे डिफेंडर को ये कैच लगानी है। और साथ साथ सेकंड कोच भी हैं जो मतलब असिस्टेंट कोच है हमारे जोगिंदर नरवाल भाई साहब है, जी, तो वो भी प्रैक्टिस कराते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, मतलब प्लेयर्स के बारे में। वो तो हमारे साथ खेले हुए भी हैं 8वें सीजन में, तो उनको पता है कि भाई ये प्लेयर ऐसे अटैक करेगा, तो पहले से ही समझा देते हैं टीम को कि ऐसे करना है। मतलब दोनों कोच का सर बहुत ज़्यादा योगदान है इस चीज़ में। आपने मंजीत की बात करी, आपने मीतू की बात करी रेडिंग में देखिए संभालने के लिए। वहीं डिफेंस की बात करें तो विशाल हैं, बाला साहब जादव हैं, विजय हैं, नितिन हैं। ये आपके लिए डिफेंस और ऑफेंस दोनों का अगर आप गेम देखें तो लगभग बैलेंस चल रहा है। 3 जीत 3 हार 1 ड्रॉ ये सिनेरियो रहा है अभी तक पीकेएल 10 में। रेडिंग में मंजीत बड़े युवा टैलेंट और बहुत शानदार खेल भी दिखा रहे हैं, बहुत उनको लेके बातचीत भी की जा रही है। डिफेंस और ऑफेंस के एक एमलगमेशन जो एक दोनों का साथ होता है, एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं मैच पे, उसके बारे में बताएंगे। दबंग दिल्ली की रणनीति क्या है? सर दबंग दिल्ली में सर हमारा ज़्यादा फोकस जैसे पहले डिफेंस पे था कि भाई डिफेंस अच्छा करेगा तो हम मतलब ऑटोमेटिक अच्छा करेंगे सभी। रेडिंग हमारे पहले ठीक था, लेकिन अब थोड़ा फर्क, मतलब नवीन को इंजर्ड होने के बाद थोड़ा ये लगा कि भाई रेडिंग थोड़ी और स्टोरिंग करनी पड़ेगी, कि डिफेंस पिछले 2 मैचों से डिफेंस बहुत अच्छा कर रहा है, मतलब रेडिंग से ज़्यादा स्पोर्ट डिफेंस का है पिछले लास्ट 2 मैच से। बिल्कुल, अब कल वाले मैच में थोड़ा रेडिंग पर भी ज़्यादा वो किया है कि भाई पिछले मैचों में जैसे रेडिंग स्कोर कम निकला है, तो यही है कि नेक्स्ट मैच में ऐसा ना हो। डिफेंस हमारा हर मैच में थोड़ा बढ़ रहा है, हर मैच में अच्छा करके दिखा रहा है। तो रेडिंग में मंजीत, मित्तू और मैं, 3 और एक मनु देसवाल भी है, तो चारों को बहुत अच्छा करना पड़ेगा, तभी जाके जीत मिलेगी। मैं बिल्कुल। आशु, एक आखिरी सवाल आपसे जाते जाते, आपके जितने भी यंग फैंस आपको देख रहे होंगे, जहाँ पे भी ये आपकी आप सुन रहे होंगे, उनको एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? आशु, जितने भी युवा बच्चे जो आपको मानते हैं कि आइडल है भाई, आशु को हम रोज फॉलो कर रहे हैं, आशु को देख रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज। सर उनके लिए यही मैसेज है कि भाई अपना जो गेम करते हैं उनके लिए तो ये है कि भाई अपनी प्रैक्टिस करते रहो, एक ना एक दिन फल जरूर मिलेगा। और जो हमारे दबंग दिल्ली के स्पोर्ट हैं उनको यही बोलेंगे कि हम क्वालिफाई होंगे, हम ट्रॉफी उठाएंगे, आप सपोर्ट करिए बस। थैंक यू। देखिए, दबंग दिल्ली क्वालिफाई करेगी प्लेऑफ्स के लिए और ट्रॉफी उठाएगी, ऐसा आशु मलिक ने बता दिया है। और आशु, आपको आगे आने वाले मैचेस के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। आप अच्छा खेलें, आपकी टीम बेहतर खेले, और थैंक यू हमें अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच।